नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ काली हवेली नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं काली हवेली नॉवल का पार्ट 6। होटल के गोवानी मालिक ने मुझे बताया था कि देवगांव के पास कहीं एक झरना है जिसमें स्नान करने से चमड़ी के रोग दूर हो जाते हैं। कभी कभार उस झरने में स्नान करने के लिए आने वाले लोग हिंदुस्तान होटल में ठहर जाते हैं। अगर तुम ये जाहिर करो कि तुम भी उस झरने से आकर्षित होकर आए हो तो वो गोवानी शायद तुम्हें कमरा दे देगा। वेरी वेल, लेकिन इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं सावधान रहूँगा, लेकिन देवगांव में मुझे करना क्या होगा? मुख्यतः तुम्हें 2 बातें जानने की कोशिश करनी है। क्या? एक तो ये कि क्या सोमवार की रात को किसी ने विक्रम सिंह को मोटर बोट द्वारा देवगांव के किनारे आते या फिर काली एम्बेसडर को लेकर राजनगर की ओर जाते देखा था? और दूसरी ये कि देवगांव के बाहर से आने वाले से इतना परहेज क्यों करते हैं? ऑल राइट, बूढ़े गोवानी की लूसी नाम की एक लड़की है। अपने हाव भाव से वो मुझे कोई सच्चरित्रता में भारी विश्वास रखने वाली लड़की नहीं लगी थी। अगर तुम उसको अपनी पटड़ी पर ला सको तो बहुत सी बातें सहज ही मालूम हो सकती है। मैं इस लाइन पर काम करने की कोशिश करूंगा। वहाँ माइकल नाम का एक अन्य लंबा चौड़ा देव जैसा गोवानी है। वो वहाँ की मछली फैक्ट्री का मालिक है और देवगांव के लोगों का बेताज बादशाह है। लूसी से संपर्क स्थापित करते समय उससे बचकर रहना। अच्छा, अगर मुझे कोई महत्वपूर्ण बात मालूम हो जाए तो आपसे संपर्क कैसे स्थापित करूं? तुम्हें मुझसे संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमसे संपर्क स्थापित करूंगा। अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो तो रमाकांत को टेलीग्राम दे देना, लेकिन टेलीग्राम में कोई ऐसी बात न लिखना जो देवगांव के लोगों को मालूम हो जाए और वो तुम पर संदेह करने लगे। ओके, देवगांव से कभी ट्रंक कॉल करने का प्रयत्न मत करना। अगर कॉल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाए तो आसपास के किसी गांव या शहर में जाकर ट्रंक कॉल कर लेना। ओके। सुनील चुप हो गया। एकाएक उसे उस टैक्सी का ख्याल आया जो उसका पीछा करती हुई यूथ क्लब तक पहुंची थी। वो अपने स्थान से उठा और लंबे डग भरता हुआ खिड़की के समीप पहुंचा। उसने खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका। वो टैक्सी अभी भी बाहर सड़क पर खड़ी थी। सुनील वापस आ गया। बाहर एक टैक्सी खड़ी है, सुनील ने बताया। उस टैक्सी में एक साहब मौजूद है जो मुझ पर आशिक हो गए मालूम होते हैं। क्या मतलब? मेरे राजनगर में घुसते ही वे साहब मेरे पीछे लग गए थे और उन्होंने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। अभी वे बाहर टैक्सी में बैठे क्लब से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, रमाकांत बोला। हाँ, सुनील बोला। मैं जा रहा हूँ, मैं पिछले रास्ते से बाहर निकल जाऊँगा। तुम्हारी कार कंपाउंड में छोड़े जा रहा हूँ। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद तुम कार को क्लब के गैरेज में बंद करवा देना। टैक्सी वाले साहब फिर निराश होकर यहाँ से टल जाएंगे और उसके बाद तुम किसी आदमी को इनके पीछे लगा देना। काहे के लिए? ये जानने के लिए कि वे साहब कौन है, किससे संबंधित है और मुझ में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। ओके, रमाकांत बोला। दैट्स ऑल, सुनील बोला। मैं जा रहा हूँ और भगवान के लिए अब दोबारा रमी खेलने के लिए मत बैठ जाना। नहीं बैठूंगा, रमाकांत बोला। लेकिन सुनील, इसे लिख लो। आज जो 50 रुपये में हारा हूँ वो मैं तुमसे चार्ज करूँगा। सुनील ने उसकी बात की और ध्यान ही नहीं दिया। वो वहाँ से बाहर निकल गया। यूथ क्लब के पिछले रास्ते की गली से बाहर निकलकर सुनील मुख्य सड़क पर आ गया। उसने एक टैक्सी ली और अपने 3 बैंक स्ट्रीट स्थित निवास स्थान पर पहुंच गया। वहां से उसने चटर्जी को फ़ोन किया। सुनील बोल रहा हूं साहब। संपर्क स्थापित होते ही वो बोला। हेलो सुनील, चटर्जी की आवाज़ आई। ठाकुर जोरावर सिंह से मिला है भाई? जी हाँ। विक्रम सिंह का कुछ पता लगा? नहीं साहब, लेकिन हर बात इसी और संकेत कर रही है कि विक्रम सिंह खुद ही कहीं चला गया है। तो ठाकुर को समझाने की कोशिश करो ना बाबा। फिलहाल मैं विक्रम सिंह को तलाश करवा रहा हूँ, उसके बाद ही दोबारा ठाकुर साहब से मिलूंगा। लेकिन साहब, हाँ, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? आखिर ठाकुर साहब विक्रम सिंह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं? आखिर वो कोई बच्चा तो नहीं है ना जो उन्हें डर है कहीं विक्रम सिंह के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। अगर कोई हादसा हुआ होता तो अभी तक मालूम हो गया होता। ठाकुर साहब तो विक्रम सिंह के किसी अहित की कल्पना मात्र से ही भाव विहल हुए चले जाते हैं। भाई, आखिर विक्रम सिंह हवेली का मेहमान था
उसके कुशल मंगल की चिंता करना तो ठाकुर का फर्ज है। खैर, अगर कोई नई बात सामने आई तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। हवेली में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, सुनील मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला। और किसी प्रकार के खर्चे की परवाह मत करना, ठाकुर के पास बहुत पैसा है। अच्छा, ओके ओके। सुनील ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने स्नान किया, एक नया सूट पहना और फ्लैट को ताला लगाकर बाहर निकल आया। नीचे आकर वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। गली के मोड़ पर रुका। वहां स्थित पनवाड़ी की दुकान से उसने लकी स्ट्राइक का एक पैकेट खरीदा, एक सिगरेट सुलगाया और फिर मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। वो सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। वो पहली मंजिल पर स्थित राम सिंह के दफ्तर पहुंचा। उसने देखा राम सिंह के कमरे का दरवाजा बंद था। बाहर एक संतरी बैठा था। सुपर साहब है? उसने संतरी से पूछा। जी नहीं, संतरी बोला, वे तो बाहर गए हुए हैं। बाहर कहाँ? नई दिल्ली। ओह, कब लौटेंगे? एक हफ्ते में। ओह, सुनील वहां से चला गया। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का कमरा था। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है? उसने गलियारे में खड़े संतरी से पूछा। है, संतरी अवज्ञापूर्ण स्वर से बोला। मैं जरा मिलना चाहता हूं उनसे। कौन है आप? मेरा नाम सुनील है, मैं ब्लास्ट का रिपोर्टर हूँ। यहीं ठहरो, पूछ कर आता हूँ। अच्छा। संतरी एक कमरे में घुस गया। सुनील प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद संतरी वापस लौटा। चले जाओ, वो बोला। सुनील प्रभुदयाल के कमरे में घुस गया। उसने नोट किया कि बड़े साहब का संतरी उसके साथ ज्यादा अदब से पेश आया था। भीतर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल दरवाजे की ओर मुंह किए बैठा शायद उसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, सुनील बोला। आओ। प्रभुदयाल सुनील पर सिर से पांव तक निगाह फिराता हुआ बोला। कैसे आए? बैठने के लिए नहीं कहोगे? बैठो बैठो, प्रभुदयाल तनिक हड़बड़ाकर बोला। सुनील उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। कैसे आए? प्रभुदयाल ने फिर अपना सवाल दोहराया था। वो संदिग्ध निगाहों से सुनील को देख रहा था। सुनील की हर हरकत पर संदेह करना उसकी आदत में शुमार था। तुम्हारे दर्शन करने चला आया। शुक्र है किसी ने मुझे भी दर्शन के काबिल समझा। ऐसी बात तो नहीं है, अच्छे खासे खूबसूरत आदमी हो। मजाक छोड़ो, मतलब की बात करो। मेरी खूबसूरती का जिक्र करने तो तुम यहाँ तक चलकर आओगे नहीं। आज तो मैं काम से ही आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें गिला हो तो अगली बार मैं केवल तुम्हारी खूबसूरती का जिक्र करने ही यहाँ तक आ जाऊंगा। कम टू द पॉइंट फॉर गॉड सेक, प्रभुदयाल उखड़े स्वर से बोला। सुनील ने जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। उसने पैकेट झटक कर एक सिगरेट आधा बाहर निकाला और पैकेट प्रभुदयाल की ओर बढ़ाया। प्रभुदयाल ने घूरकर उसे देखा। सुनील ने हड़बड़ाकर वो सिगरेट अपने होठों में लगाया और उसे सुलगा लिया। दरअसल सुनील ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला, मैं एक केस के बारे में पूछताछ करने आया था। कौन सा केस? प्रभुदयाल तनिक सतर्क स्वर से बोला। तुम्हें याद है, लगभग एक सप्ताह पहले देवगांव की काली हवेली के ठाकुर जोरावर सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी हवेली का विक्रम सिंह नाम का एक मेहमान बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से कहीं गायब हो गया है। हाँ, याद है, प्रभु बोला। रिपोर्ट ठाकुर के भतीजे जयपाल ने की थी, जो राजनगर में ही रहता है। उसका क्या हुआ था? होना क्या था, ये मामला तो तभी निपट गया था। ये बात तो तभी स्पष्ट हो गई थी कि विक्रम सिंह किसी रहस्यपूर्ण ढंग से गायब नहीं हुआ था, बल्कि हवेली के भूते वातावरण से डरकर खुद ही वहां से भाग निकला था। रात को वो मोटर बोट द्वारा हवेली से देवगांव के किनारे आ गया था और फिर वहां से ठाकुर की कार लेकर वो राजनगर आ गया था। कार उसने महात्मा गांधी रोड पर छोड़ दी थी और खुद चुपचाप कहीं चला गया था। उसने ठाकुर को सूचना क्यों नहीं भिजवाई? अपनी कमजोरी हर कोई छुपाता है। एक आदमी जो भूतों से भयभीत होकर कहीं से भाग निकला हो, क्या वो अपनी जुबान से ये स्वीकार करेगा कि वो डरपोक है? तुम भूतों में विश्वास रखते हो? मैंने इस विषय में कभी सोचा नहीं है, लेकिन मैं केवल उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करता हूँ जिन्हें अपनी आंखों से देख लूँ। मतलब ये कि तुम समझते हो कि भूतों का अस्तित्व संभव है। भाई, जब हर कोई कहता है कि भूत होते हैं तो संभव है होते हों। महात्मा गांधी रोड पर जो ठाकुर की कार मिली थी, तुमने उसे उंगलियों के निशानों के लिए चेक किया था? क्यों? प्रभुदयाल एकदम चौंक कर बोला। उसकी क्या जरूरत थी? मतलब ये कि तुमने कार को उंगलियों के निशानों के लिए चेक नहीं किया? नहीं बाबा, काहे को करते, जरूरत ही नहीं थी। उससे ये जाहिर हो सकता था कि वास्तव में विक्रम सिंह ही उस कार को ड्राइव करके राजनगर लाया था या नहीं। विक्रम सिंह के सिवाय और कौन लाएगा? कोई पागल है जो खामखा कार को राजनगर छोड़ने आएगा? और फिर अगर कोई कार को राजनगर छोड़ भी गया तो फिर विक्रम सिंह क्या उड़कर राजनगर पहुंच गया? इस बात का क्या सबूत है कि विक्रम सिंह राजनगर आया ही था? क्यों? विक्रम सिंह तो एकाएक प्रभुदयाल अटक गया। वो एकदम बदले स्वर से बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनील शांत स्वर से बोला, कि क्या ये संभव नहीं है कि किसी ने देवगांव में या हवेली में विक्रम सिंह की हत्या कर दी हो और फिर ये जाहिर करने के लिए कि विक्रम सिंह रात को खुद ही हवेली से भाग निकला है,
कोई मोटर बोट को देवगाम के किनारे और कार को राजनगर छोड़ गया हो। फिर वो आदमी वापस देवगाम कैसे गया होगा? संभव है वो देवगाम वापस गया ही ना हो, या उसका कोई राजनगर में रहने वाला मित्र उसे देवगाम छोड़ गया हो, या उसने देवगाम तक के लिए कोई प्राइवेट टैक्सी कर ली हो। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? प्रभुदयाल चुप हो गया। उस दौरान एक प्राइवेट टैक्सी राजनगर से देवगाम गई थी। तुम्हें कैसे मालूम है? बस मालूम है। लेकिन किसी को विक्रम सिंह की हत्या करने की क्या जरूरत पड़ी? कई साल बाद तो वो विदेश से लौटा था और राजनगर आए उसे अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे। अपनी जिंदगी में पहली बार वो देवगाम गया था और केवल कुछ ही घंटे वो वहां ठहरा था। ऐसी सूरत में ये कैसे संभव है कि उसने देवगाम में ऐसी शत्रुता भी पाल ली कि कोई उसकी हत्या कर दे? हत्या क्या शत्रुता की वजह से ही होती है? और किस वजह से होती है? अगर मैं किसी को किसी की हत्या करते देखूं तो मेरी जुबान बंद रखने के लिए हत्यारा क्या करेगा? तुम्हें कोई प्रलोभन देने की कोशिश करेगा, और अगर मैं उसके किसी प्रलोभन में ना फंसूं तो प्रभुदयाल चुप हो गया। देयर यू आर, सुनील बोला। लेकिन विक्रम सिंह ने किसको किसकी हत्या करते देख लिया है? हत्या तो किसी की हुई ही नहीं है। मैंने कब कहा है कि हुई है? मैंने तो सिर्फ एक मिसाल पेश की है, इसलिए क्योंकि तुम कह रहे थे कि हत्या शत्रुता की वजह से होती है। हत्या की तो 1000 वजह हो सकती है। मैं विक्रम सिंह की हत्या के बारे में कह रहा था, प्रभुदयाल झुंझलाकर बोला। उसको भी 1000 वजह हो सकती है। प्रभुदयाल ने थूक निकला। वो कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा बनाए सुनील को देखता रहा और फिर बोला, तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि तुम विक्रम सिंह के गायब हो जाने की तफ्तीश इस संभावना पर विचार करके करो कि शायद उसका कत्ल हुआ हो। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो ये कि इस बात का पर्याप्त आधार नहीं दिखाई दे रहा कि उसका कत्ल हुआ है। दूसरी बात ये कि ये केस क्लोज किया जा चुका है। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगाम मेरे कार्य से बाहर है। किसी के कार्य क्षेत्र में तो वो होगा ही, जरूर होगा, उसी से जाकर कहो। लेकिन गायब तो वो राजनगर में हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? अभी तो तुम कह रहे थे कि शायद हवेली में उसकी हत्या हुई हो। मेरा मतलब है उसके गायब होने की रिपोर्ट तो राजनगर में लिखाई गई थी और राजनगर की तफ्तीश से यह नतीजा निकला था कि वो गायब वायब कुछ नहीं हुआ था। कहानी खत्म। यानी कि पुलिस इस केस पर फिर से काम करे इसकी कोई संभावना नहीं। राजनगर में नहीं है। जिन लोगों ने रिपोर्ट की थी हमने उन्हें भी सूचित कर दिया था कि विक्रम सिंह के गायब होने में किसी अपराधी का हाथ नहीं मालूम होता था। वो अपने आप ही कहीं चला गया मालूम होता था। पुलिस की तहकीकात से रिपोर्ट करने वालों में कोई असहमति या असंतोष नहीं प्रकट किया था। असहमति और असंतोष तो उन्हें है। किसे? भूपत को? नहीं, ठाकुर जोरावर सिंह को। तो वे ऐसा कहें? क्यों नहीं कहते? उन्होंने मुझसे कहा है। और तुम क्या चीज़ हो? सुनील कसमसाया और फिर बोला, तुम इतना उखड़ क्यों रहे हो? मैं तो एक दोस्त की हैसियत से तुम्हारे पास आया था। मैं तुम्हारा दोस्त कब से हो गया? प्रभुदयाल उपहासपूर्ण स्वर से बोला। हमेशा से ही हो। मुंह से चाहे मत मानो। छोड़ो, मस्का लगाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी राय मांग रहा हूँ कि विक्रम सिंह की तलाश पुलिस द्वारा फिर से करवाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अखबार में छाप दो कि पुलिस निकम्मी है, नाकारा है, कि इसकी ठीक से तफ्तीश किए बिना उसकी क्लोजिंग कर देती है। हमेशा यही तो करते हो तुम। ओ प्रभु, फिर पुलिस के उच्चाधिकारी तुम्हारा अखबार पढ़ेंगे। हमेशा की तरह वे तुम्हारी कलम का खौफ खाएंगे और फिर आनन फानन एक ऐसी चीज की सुई की तरह तलाश करने के ऑर्डर इशू हो जाएंगे जो खोई नहीं है। अब छोड़ो भी, कोई राय दे सकते हो तो दो। घिस क्यों रहे हो? सचमुच राय चाहते हो? हाँ, तो ठाकुर जोरावर सिंह से कहो कि वे देवगाम के थाने में रिपोर्ट लिखवा दें कि उन्हें संदेह है कि विक्रम सिंह की हत्या हुई है और उन्हें फला आदमी पर हत्यारा होने का संदेह है। ये नहीं हो सकता। क्यों? ठाकुर साहब ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके सामने हत्या का कोई उद्देश्य नहीं, किसी पर हत्या का संदेह होने की उनके पास कोई वजह नहीं। वो तो विक्रम सिंह के उस दर्जे के अशुभ की चिंता कर रहे हैं जैसे शाम को 6 बजे दफ्तर से घर लौट आने वाला आदमी रात तक घर नहीं लौटता तो उसके परिवार वाले आशंकित हो उठते हैं। लेकिन तुम्हें हत्या का उद्देश्य भी दिखाई दे रहा है और वजह भी दिखाई दे रही है। निश्चित कुछ नहीं, सिर्फ अंदाजा है। एक थ्योरी है मेरे पास जिसकी अभी पुष्टि नहीं कर पाया हूं मैं। भगवान के लिए वो अंदाजा, वो थ्योरी मुझे मत सुनाना। प्रभुदयाल भयभीत होने की अभिनय करता हुआ बोला। तुम्हारे अंदाजे, थ्योरियां छूत की बीमारी होते हैं, कहीं मुझे पकड़ कर ना बैठ जाएं। छोड़ो, एक आखिरी बात बताओ। पूछो। अगर इस संदर्भ में मैं कोई ठोस और तर्कसंगत बात तुम तक पहुंचाऊं तो क्या मेरी मदद करोगे? और अगर खुद मदद करने की स्थिति में ना हुए तो मेरी मदद का इंतजाम करवाओगे? प्रभुदयाल कुछ क्षण चुप रहा और निर्णयात्मक स्वर से बोला, ओके, कबूल, थैंक यू। सुनील बोला और उठ खड़ा हुआ। उसने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे जूते से मसल दिया और प्रभुदयाल की ओर हाथ बढ़ा दिया।
प्रभुदयाल ने उसे हाथ मिलाया। सुनील दरवाजे की ओर बढ़ा। सुनो, प्रभुदयाल ने आवाज दी। सुनील ठिठका, घूमा। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से प्रभुदयाल की ओर देखा। अपने सिगरेट की लाश अपने साथ लेकर जाओ, प्रभुदयाल बोला। सुनील ने तनिक भी हुज्जत नहीं की। उसने आगे बढ़कर बड़ी शराफत से जूते से मसला हुआ सिगरेट का टुकड़ा उठा लिया। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर ठिठक कर वो बोला, इस क्रिया को जानते हो क्या कहते हैं? क्या? प्रभुदयाल ने पूछा। जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सुनील प्रभुदयाल की प्रतिक्रिया देखने को नहीं रुका। उसने सिगरेट बाहर रखे कूड़ेदान में फेंका और लंबे डग भरता हुआ गलियारे में बढ़ गया। दिनकर और जौहरी एक ही बस पर देवगाम पहुंचे। जौहरी बस से उतरकर सीधा हिंदुस्तान होटल की ओर बढ़ गया। दिनकर की ओर उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। दिनकर एक नौकर मुनासिब लिबास में वहां पहुंचा था। वह हाथ में एक टीन का सूटकेस संभाले तनिक सकपकाया सा बस स्टैंड पर खड़ा रहा। दिन ढल चुका था। आसमान साफ था। दोबारा बारिश होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वातावरण में जगह जगह पर पिछले रोज हुई जोरों की बारिश की शहादत मौजूद थी। दिनकर ने देखा, एक आदमी हाथ में टेलीग्राम का फॉर्म लिए बड़ी गौर से उसे देख रहा था। दिनकर को अपनी ओर देखता पाकर वो उसके समीप पहुंचा। दिनकर समझ गया कि वो भूपत था और उसके हाथ में सुनील द्वारा भेजी दिनकर के आगमन की सूचना की टेलीग्राम थी। तुम्हारा नाम दिनकर है? भूपत ने समीप आकर पूछा। तुम हवेली में नौकरी के सिलसिले में आए हो? हाँ, दिनकर बोला। और तुम शायद भूपत हो। कैसे जाना? भूपत संदिग्ध स्वर से बोला। मुझे सुनील साहब ने बताया था कि हवेली में 3 ही आदमी हैं। ठाकुर साहब तो बेचारे आंखों से लाचार है, और छोटे ठाकुर साहब जयपाल जी तो एक अदना नौकर को बस स्टैंड पर लेने आने से रहे। इस लिहाज से तुम भूपत ही हो सकते हो। क्या कहने? भूपत व्यंग्यपूर्ण स्वर से बोला। तुम तो पूरे जासूस हो। दिनकर ने मन ही मन अपनी गलती नोट की। उसे ऐसी जासूसी भविष्य में नहीं झाड़नी थी। उसे एक मामूली नौकर ही लगना था। चलो, भूपत बोला। दिनकर उसके साथ चल पड़ा। भूपत उसे जेटी पर ले आया। वहां एक मोटर बोट बंधी थी। तुम इसमें बैठो, भूपत बोला। मैं थोड़ा सामान खरीद कर अभी आता हूं। दिनकर ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। वो मोटर बोट पर सवार हो गया। भूपत चला गया। कोई 10 मिनट बाद भूपत सामान से भरा एक थैला लिए वहां पहुंचा। वो बिना कुछ बोले मोटर बोट में सवार हो गया। उसने इंजन चालू किया। दिनकर ने एक उड़ती निगाह हिंदुस्तान होटल की दिशा में डाली। उसे होटल की पहली मंजिल की एक खिड़की से बाहर झांकता हुआ जौहरी का चेहरा दिखाई दिया तो उसे कमरा मिल गया था। मोटर बोट काली हवेली की ओर रवाना हो गई। और कोई नौकरी नहीं मिली तुम्हें? एकाएक भूपत बोला। दिनकर हड़बड़ाया। क्यों? वो बोला। इस नौकरी में क्या खराबी है? हवेली का रहन सहन और माहौल देखोगे तो 2 दिन में भाग खड़े होगे। तुमसे पहले कई नौकर भाग चुके हैं। तुम नहीं भागे? भूपत ने घूरकर उसे देखा। मेरा मतलब है, क्या खराबी है हवेली के माहौल में? भूत बसते हैं उसमें। रात को ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाई देते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम भूतों को मानते हो? पहले नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। क्या पता सब तुम्हारा वहम हो। अरे वहम 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 10 दिन का होता है। वो क्या महीनों चलता रहता है? मैं भूतों को नहीं मानता। अच्छा है, सूरज से हौसलामंद भी मालूम होते हो। और नौकर 2-3 दिन में भाग खड़े होते थे। तुम हफ्ता 10 दिन बाद कुछ कर जाओगे। भूतों से डरकर तो नहीं भागने वाला मैं। देखते हैं अभी ऊंट पहाड़ के नीचे कहाँ आया है। वार्तालाप बंद हो गया। दिनकर भूपत के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाया था। वो ये नहीं समझ पाया था कि भूपत को उसका आना खला था या उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मोटर बोट काली हवेली की जेटी पर जाकर लगी। भूपत दिनकर को लेकर हवेली में पहुंचा। उसने दिनकर को पहले जयपाल से मिलवाया। दिनकर ने अभिवादन किया और फिर अपना परिचय दिया। जयपाल संदिग्ध नेत्रों से उसे देखता हुआ बोला। तुम्हें सुनील साहब ने भेजा है? जी मालिक, दिनकर आदरपूर्ण स्वर से बोला। उन्हें कैसे जानते हो तुम? मैं पहले उनके एक दोस्त के यहाँ काम करता था मालिक। अब कहाँ काम करते हो? कहीं भी नहीं मालिक, बेकार था। सुनील साहब ने मेहरबानी की और ठीक है। दिनकर भूपत के साथ बाहर आ गया। भूपत उसे ठाकुर के कमरे में ले आया। नया नौकर आ गया है मालिक, भूपत बोला। दिनकर ने उच्च स्वर से नमस्ते की और अपना नाम बताया। हाँ, सुनील ने तुम्हारा नाम बताया था हमें। ठाकुर साहब हुक्के के कश लगाते हुए बोले। तुम भूतों से डरते हो? जी नहीं, दिनकर दृढ़ स्वर से बोला। लोग कहते हैं यह हवेली भूती ही है, इसलिए तुमसे पहले आए नौकर जल्दी ही यहाँ से भाग खड़े हुए। एक भूपत ही है बेचारा जो टिका हुआ है। मैं नहीं भागने वाला। अच्छा है, भूपत तुम्हारे लिए कमरा ठीक कर देगा। किसी प्रकार की तकलीफ हो तो हमें बताना। आपकी मेहरबानी है मालिक। वो भूपत के साथ बाहर निकल आया। भूपत उसे एक विशाल कमरे में ले आया। ये तुम्हारा कमरा है, वो बोला।
बाप रे, ये कमरा है या हॉल? कोई इससे छोटा कमरा नहीं। ये हवेली है, किसी बनिए का घर नहीं। यहाँ सब कमरे ऐसे ही हैं। ओह, तुम्हारा कमरा कौन सा है? इसकी बगल वाला। अच्छा, मैं चला। सुनो भूपत ठिठका, मुझे यहाँ काम क्या करना होगा? तुम्हें क्या काम आता है? मुझे तो सब काम आते हैं। तो फिर सब काम करना। भूपत चला गया। फिर दिनकर ने एक चक्कर लगभग सारी हवेली का लगा डाला। उसने हवेली का भूगोल अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लिया। छत पर जाकर मीनार के दरवाजे पर लगा मोर्चा खाया हुआ ताला वो विशेष रूप से देख कर आया। पहली रात को उसे एक भूता नज़ारा देखने को मिल गया। भूपत की शागिर्दी में सारा काम निपटाकर और खाना खाकर कोई 10:30 बजे वो अपने कमरे में पहुंचा। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया और खिड़की के पास पहुंचा। बाहर घुप अंधेरा था। खिड़की के कमरे में से हवेली की मीनार के आकार का काली पृष्ठभूमि में आभास मात्र ही मिल रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल तेज हवा की साएं साएं और झिंगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। समुद्र शांत था। अंधकार में ये मालूम नहीं हो रहा था कि कहाँ समुद्र खत्म होता था और कहाँ से आसमान शुरू होता था। देवगांव की कुछ बत्तियां जुगनुओं की तरह चमक रही थी। दिनकर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हवेली भूती थी या नहीं, ये देखना तो अभी बाकी था, लेकिन माहौल जरूर भूता था। उसने सुना था कि भूत लीला आधी रात से आरंभ होती थी, इसलिए उसने कम से कम आधी रात तक जागते रहने का निश्चय किया। उसने अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक 22 कैलिबर की छोटी सी रिवॉल्वर निकाली। उसने रिवॉल्वर को अपनी पतलून की पिछली जेब में रख लिया। उसने लालटेन बुझा दी और टॉर्च उसकी बगल में रख दी। वो एक कुर्सी खिड़की के पास घसीट कर बैठ गया। उसके कान खड़े थे और आंखें चौकस थी। कहीं कोई आहट नहीं, कहीं कोई अजीब आवाज़ नहीं। वक्त गुजरता रहा। उसने एक जोर की जम्हाई ली और घड़ी देखी। 11:15 बजने को थे। उसने बाहर झांका। आकाश में जैसे जुगनू सा चमका। दिनकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। जुगनू फिर चमका। उसने महसूस किया कि रोशनी मीनार की बारहदारी में चमकी थी और वो जुगनू की चमक नहीं थी। रोशनी चमकी जुगनू जितनी देर जरूर थी, लेकिन वो जुगनू की चमक से बहुत ज़्यादा तेज थी। रोशनी फिर चमकी। इस बार पहले से ज़्यादा देर तक चमकी, गायब हुई, फिर चमकी। दिनकर ने लालटेन के पास पड़ी टॉर्च उठाई और बाहर को भागा। सुनील ने उसे बताया था कि मीनार के दरवाजे की चाबी आर्ट गैलरी में मौजूद एक अलमारी में लावारिस सी पड़ी रहती थी। टटोल कर वो दबे पांव गलियारे में दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने टटोल कर चाबी उठाई और सीढ़ियों की ओर लपका। अंधेरे में 3-3 सीढ़ियां फांदता हुआ वो छत पर पहुंचा। मीनार में रोशनी फिर चमकी। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे बारहदारी में कोई साया भी हिला हो। दिनकर छत पर मीनार की दिशा में भागा। अंधकार में उसने किसी चीज से ठोकर खाई। एक हल्की सी स्वर की आवाज हुई। वो बड़बड़ाया, बड़ी मुश्किल से संभला और फिर भागा। वो मीनार के दरवाजे पर पहुंचा। उसने अपनी उखड़ी सांसों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हुए ताले में चाबी लगाई। बड़ी मुश्किल से चाबी ताले में घूमी। उसने ताला कुंडे से अलग किया। दरवाजे को जोर का धक्का देकर खोला और तेजी से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। उसने मीनार की बारहदारी की ओर निगाह उठाई। बारहदारी अंधकार के गर्त में डूबी हुई थी। वो कितनी देर ठिठका खड़ा रहा। क्या यह संभव था कि मीनार में कोई हो? ताला तो बदस्तूर बाहर से बंद था। तो फिर क्या बारहदारी में होती रोशनी, वो साया, सब उसका वहम था या भूत लीला? दिनकर ने अपने सिर को एक जोर का झटका दिया। उसके जबड़े कस गए और बड़ी दृढ़ता से उसने मीनार में कदम रखा। उसने टॉर्च जला ली और रिवॉल्वर अपने सामने किए हुए वो मीनार की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो बारहदारी में पहुंचा। बारहदारी एकदम खाली थी। हे भगवान, ये क्या लीला थी? वो कितनी देर बारहदारी में खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। अंत में हार कर वो वापस चल पड़ा। नीचे पहुंचकर वो मीनार से बाहर निकल आया। उसने रिवॉल्वर पतलून की जेब में रखी, दरवाज़ा बंद किया और उसमें ताला लगा लिया। ये क्या हो रहा है? दिनकर बुरी तरह चिंका। चाबी उसके हाथ से छूटते छूटते बची। वो घूमा। टॉर्च की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो आंखें मिचमिचाने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जयपाल की आवाज़ थी। दिनकर ने एक गहरी सांस ली और बोला, भूत देखने आया था मालिक। जयपाल ने टॉर्च का रुख फर्श की ओर कर लिया। क्या बकते हो? मालिक, मुझे ऊपर बारहदारी में किसी की मौजूदगी का आभास मिला था और तुम उसे देखने चले आए? जयपाल के स्वर से अविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। जी मालिक। कोई मिला? नहीं मालिक। तुम्हें वहाँ किसी की मौजूदगी का वहम हुआ होगा। मुझे वहम नहीं हुआ था, दिनकर दृढ़ स्वर से बोला। तो फिर कहाँ गया वो कोई जिसकी मौजूदगी का तुम्हें एहसास हुआ था? यही तो समझ में नहीं आ रहा। और तुम इस बात को समझना क्यों चाहते हो? यूं ही उत्सुकतावश। अजीब आदमी हो। दिनकर चुप रहा। वो कोई भूत होगा जो तुम्हें आता देखकर गायब हो गया होगा। मैं भूतों को नहीं मानता, दिनकर दृढ़ स्वर से बोला। तो फिर वो साया गायब कैसे हो गया?
दिनकर चुप रहा। तुम्हारे पास इस दरवाजे के ताले की चाबी कहाँ से आई? मैंने आर्ट गैलरी की अलमारी से उठाई थी। तुम्हें कैसे मालूम था कि इस ताले की चाबी वहाँ पड़ी थी? मुझे नहीं मालूम था। मैंने एक चाबी वहाँ पड़ी देखी थी। मैंने सोचा इसी ताले की होगी। क्या ज़रूरी था? नहीं, लेकिन वो थी इसी ताले की। अजीब आदमी हो मालिक। एक आध भूत मेरी पकड़ में आ जाए, फिर मैं उसकी वो गत बनाऊंगा कि वो अपने सारे साथी भूतों को लेकर हमेशा के लिए यहीं से कूच कर जाएगा। बको मत। दिनकर सकपकाकर चुप हो गया। सुनो, जयपाल कर्कश स्वर से बोला, रात को अपने कमरे में ही रहा करो। बिना वजह इधर उधर मत भटका करो। तुम भूतों को मानते हो या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज जैसी हरकत दोबारा मत करना। कहीं मर मरा गए तो हमारे लिए पुलिस को सफाई देनी मुश्किल हो जाएगी। दिनकर चुप रहा। सुना तुमने? जी हाँ, जी हाँ, दिनकर हड़बड़ा कर बोला। और चाबी जहाँ से उठाई है वहीं रख कर आओ। जो हुक्म मालिक। जयपाल घूमा और लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ गया। दिनकर ने गहरी सांस ली और वो भी भारी कदमों से उसके पीछे चल दिया। रह रहकर वो घूमकर मीनार की बारेदारी की ओर देख लेता था। रोशनी फिर नहीं चमकी। उसने आर्ट गैलरी की अलमारी में चाबी रख दी और अपने कमरे की ओर लौटा। अपने कमरे के सामने पहुंचकर वो एक क्षण को ठिठका। फिर वो लंबे डग भरता हुआ बगल के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाज़ा खुला था। भूपत, उसने आवाज़ लगाई। भीतर से उत्तर नहीं मिला। उसने टॉर्च की रोशनी भीतर डाली। भूपत का कमरा खाली था। उसने टॉर्च बुझा दी और दरवाज़ा पूर्ववत बंद कर दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। तभी गलियारे में आहट हुई। दिनकर आहट की दिशा में घूमा। एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। दिनकर ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। भूपत चला आ रहा था। तुम कहाँ गए थे? दिनकर उसके समीप आने पर बोला। तुम्हें क्या? भूपत चिढ़कर बोला। कुछ नहीं, मैं तो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास आया था, मुझे डर लग रहा था। ओह, भूपत तनिक नर्म स्वर में बोला। मैं ज़रा पेशाब करने गया था। अंधेरे में ही? हाँ, मैं पुराना नौकर हूँ ना, भूत मुझे तंग नहीं करते, और फिर इस हवेली में अंधेरे में चलने की मुझे आदत हो गई है। अच्छा, और डरो वरो मत। 2-3 दिन यहाँ से भागे नहीं तो यहाँ के माहौल के आदी हो जाओगे। रात को कमरे से बाहर मत निकला करो और खिड़कियाँ दरवाजे मजबूती से बंद कर लिया करो। अच्छा, अब जाओ अपने कमरे में। दिनकर अपने कमरे में लौट आया। सुनील ने रमाकांत को फोन किया। सुनील बोल रहा हूँ। संपर्क स्थापित हो जाने पर वो बोला। बोलो प्यारे हो। रमाकांत की मीठी आवाज़ आई। देख लो, मैंने तुम्हें दोपहर के काफ़ी देर बाद फ़ोन किया है ताकि तुम्हारी नींद में खलल ना पड़े। अरे जब मर्जी फ़ोन करो तुम। गोली किद्दे थे कहने किद्दे, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये वो नगदो बोल रहा है जो तुम्हें मेरी वजह से बम्बई के मगन भाई झवेरी से हासिल हुआ था। देखो, मैं बुरा मान जाऊंगा। अच्छा, हाँ, क्या खबर है? मैंने जयपाल को बड़ी अच्छी तरह ठोक बजाकर चेक करवाया है। वो इस समय नगर में नहीं है, इसलिए ये काम करना अपेक्षाकृत आसान लगा था। क्या मालूम हुआ? अरे वो तो बड़े ठाठ से रहता है। तुम तो कहते थे कि उसे 500 रुपये महीना जेब खर्च मिलता है। 500 रुपये में क्या बनता होगा उसका? इतनी तो वो 1 महीने में टिप दे देता होगा। अच्छा, सुनील गहरी दिलचस्पी भरे स्वर से बोला। हाँ, हाई क्लास होटलों में घूमता है, हाई क्लास क्लबों में जाता है, हाई क्लास छोकरियों के साथ फिरता है, हाई क्लास विस्की पीता है। वो तो हर काम असली रईस जादव की तरह करता है। इतना पैसा कहाँ से आता है उसके पास? प्रत्यक्ष ठाकुर जोरावर सिंह की मदद के अलावा कोई साधन दिखाई नहीं देता। और पहले एक बात तुम बताओ, क्या जयपाल भी चित्रकार है? आधुनिक चित्रकार? नहीं तो वो तो आधुनिक चित्रकारों को एक सांस में 10 गालियाँ सुनाता है। कमाल है। क्या हुआ? वो लिटन रोड पर स्थित त्रिवेणी आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है। त्रिवेणी आर्ट गैलरी उस्ताद कलाकारों की बनाई दुर्लभ और मौलिक कलाकृतियों का बहुत बड़ा शोरूम है। ज़्यादातर विदेशी कलापारखी वहाँ से पेंटिंग्स खरीदने आते हैं। शायद उस गैलरी का मालिक जयपाल का दोस्त हो। मुमकिन है। असलियत तो जयपाल के राजनगर आने के बाद ही मालूम हो सकती है। रमाकांत, सुनील निर्णयात्मक स्वर से बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ज़रा इस त्रिवेणी आर्ट गैलरी का चक्कर लगाते हैं। अच्छा। सुनील ने रिसीवर रख दिया। अपनी मोटरसाइकिल पर वो यूथ क्लब पहुंचा। थोड़ी देर बाद वो और रमाकांत की खूबसूरत इम्पाला पर सवार हुए। रमाकांत ने कार लिटन रोड की ओर बढ़ा दी। और क्या खबर है? सुनील ने पूछा। जो आदमी कल टैक्सी पर तुम्हारा पीछा करता हुआ क्लब तक पहुंचा था, रमाकांत ने बताया, राकेश ने तुम्हारे निर्देशानुसार उसका पीछा किया था। वो बहुत देर क्लब के बाहर खड़ा रहा था। अंधेरा होने के बाद ही निराश होकर वहां से टला था। मालूम हुआ कौन था वो? हाँ, उसका नाम जागिरी है। राजनगर का छोटा मोटा दादा है। धर्मपुरे में उसकी मोटर रिपेयर करने की एक वर्कशॉप है। ऐसे आदमी की तुम्हारे में क्या दिलचस्पी हो सकती है?
उसे नहीं होगी, किसी और की होगी। प्रत्यक्ष वो किसी और के निर्देश पर मेरा पीछा कर रहा था। ये बात हो सकती है। वर्कशॉप पहुंचने पर उसने देवगांव ट्रंक कॉल की थी। शायद उसने वहां किसी को यही बताने के लिए फ़ोन किया हो कि तुम उसके हाथ से निकल गए थे। ट्रंक कॉल किसको की थी उसने, ये नहीं मालूम हो सका। नंबर मालूम हो ना? खैर, विक्रम को तलाश करने के बारे में क्या कह रहे हो? धीरज रखो, उसकी तलाश के लिए जो कुछ मुमकिन है किया जा रहा है। ये कोई झट से हो जाने वाला काम तो नहीं है। उस प्राइवेट टैक्सी की भी तलाश जारी है जो मंगलवार सुबह देवगांव पहुंची थी। ऐसी बहुत टैक्सियां हैं, एक एक को चेक करना पड़ेगा। ओके। रमाकांत ने कार त्रिवेणी आर्ट गैलरी के सामने जाकर रुकी। दोनों आर्ट गैलरी में दाखिल हो गए। वो बहुत बड़ी आर्ट गैलरी थी। उसमें अधिकतर चित्र अमृत कला के थे। एक नौजवान सेल्समैन आदरपूर्ण ढंग से उनके पीछे लग गया। कोई विशेष चीज़ सर? थोड़ी देर बाद वो बोला। पहले हम सब कुछ देखेंगे, सुनील अधिकारपूर्ण स्वर से बोला, और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। ओके सर। इस गैलरी का मालिक कौन है? भूला भाई देसाई। वे हैं इस वक्त यहाँ? जी हाँ। बुलाऊं? नहीं, ऐसे ही पूछा था। हमारे दोस्त जयपाल ने हमारे सामने इस गैलरी की बहुत तारीफ की थी। उसकी सिफारिश पर हम यहाँ आए हैं। तुम जयपाल साहब को जानते हो? जी नहीं। सुनील बोला। वो और रमाकांत चित्रों के बीच से गुजरते गए। सेल्समैन उनके पास से खिसक गया। एकाएक सुनील एक तस्वीर के सामने थमक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। क्या हुआ? रमाकांत ने पूछा। ये तस्वीर किसी पॉल स्लोन नामक चित्रकार की न्यूड शीर्षक पेंटिंग है। रमाकांत पेंटिंग के नीचे लगा कार्ड पढ़ता हुआ बोला। तभी उनके पीछे हौले से कोई खांसा। वे घूमे। पीछे एक सूट बूटधारी वृद्ध खड़ा था। बंदे को देसाई कहते हैं। वो खंखार कर बोला, मैं इस गैलरी का मालिक हूँ। क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? थैंक यू, सुनील बोला। इस पेंटिंग ने हमें आकर्षित किया है। यह विख्यात फ्रांसीसी कलाकार पॉल स्लोन की एक दुर्लभ कलाकृति है। अभी हाल ही में मेरे हाथ आई है। कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25,000। न्यूड पॉल स्लोन का प्रिय विषय मालूम होता है। जी नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉल स्लोन ने ऐसी तस्वीर अपने जीवन में एक ही बनाई है, यही जो आपके सामने मौजूद है। वो तो अमृत कला का चित्रकार था। कहते हैं कि किसी के इस चैलेंज पर ही उसने एक इकलौती तस्वीर बनाई थी कि वो ऐसी कोई कलाकृति बना ही नहीं सकता जो आम आदमी की समझ में आ सके, उस शख्स को आकर्षित कर सके जो चित्रकला के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए वो कलाकृति दुर्लभ है, क्योंकि अपनी प्रकार की ये इकलौती कलाकृति है। देख लीजिए कितना सजीव चित्रण है। लगता है अभी ये युवती चल पड़ेगी और नदी के पानी में दाखिल हो जाएगी। औरत की जिस्मानी खूबसूरती को इतनी बारीकी से कैनवस पर उतारा गया है, लेकिन फिर भी चित्र अश्लील नहीं मालूम होता। बिल्कुल यही ख्याल हवेली में न्यूड देखते समय सुनील के मन में भी आए थे। आप तो इसे अपनी प्रकार की इकलौती कलाकृति बता रहे हैं, सुनील बोला, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बीकानेर में हमारे एक दोस्त हैं, हमने बिल्कुल ऐसी पेंटिंग उनके ड्राइंग रूम में लगी देखी है। वो इसकी नकल होगी। पॉल स्लोन के अपने हाथ से बनाई ये इकलौती कलाकृति है। वो नकल नहीं है। हमें नकल और असल पहचानने की तमीज़ है। तो फिर आपने काफ़ी अरसे पहले ये पेंटिंग अपने दोस्त के पास देखी होगी। बाद में शायद उन्होंने ये किसी को बेच दी हो। हमने अभी हाल ही में ये पेंटिंग अपने दोस्त के पास देखी है। नामुमकिन। अगर आप दुनिया में पॉल स्लोन की न्यूड का जोड़ निकाल दे तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा और इस पेंटिंग को फाड़ कर फेंक दूंगा। सुनील चुप हो गया। आर्ट में डील करते हमारी भी उम्र गुजर गई है जनाब। ऐसा धोखा हम खाने लगे तो हमने कर लिया धंधा। तो फिर मुझे कोई गलती लगी होगी, सुनील ने स्वीकार किया। जी हाँ, देसाई दृढ़ स्वर से बोला। अच्छा, हम फिर आएंगे ज़रूर। गैलरी आपकी है। वे गैलरी से बाहर निकल आए और कार में सवार हो गए। रमाकांत ने कार स्टार्ट की। ये क्या गोरख धंधा है? सुनील बड़बड़ाया। क्या हो गया? रमाकांत ने पूछा। ये पॉल स्लोन की न्यूड बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर अभी कल मैंने काली हवेली में ठाकुर जोरावर सिंह के संग्रह में देखी थी। लेकिन वो देसाई तो कहता है ऐसी तस्वीर और हो ही नहीं सकती। तो फिर ये वही होगी। अगर वो काली हवेली में थी तो आज यहाँ कैसे पहुँच गई? चोरी किसने की? देसाई ने या जयपाल ने? किसी ने भी की हो रमाकांत। किसी प्रकार से फौरन दिनकर से संबंध स्थापित करो। उससे कहो कि वो मालूम करे कि क्या पॉल स्लोन की न्यूड ठाकुर की आर्ट गैलरी में लगी हुई है। अगर नहीं तो क्या कोई और तस्वीर वहाँ से गायब है? ठाकुर ने मुझे बताया कि आर्ट गैलरी में कुल 104 पेंटिंग्स हैं। अच्छा। कार यूथ क्लब की ओर दौड़ती रही। दिनकर मोटर बोट लेकर किनारे पहुंचा। उसे जेटी पर मोहन घूमता दिखाई दिया। दिनकर चौकन्ना हो गया। उसने मोहन की ओर ध्यान दिए बिना पंसारी से कुछ सामान खरीदा, फिर एक और चल दिया। वो शहर की ओर जाने वाली सड़क पर आ गया। इस समय सड़क सुनसान थी। वो एक पेड़ की ओट में ठिठक गया। मोहन, जो लापरवाही से उसकी और अपने बीच में फासला रखकर उसके पीछे पीछे चल रहा था, लपक कर उसके समीप पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिनकर ने पूछा।
मुझे रमाकांत ने भेजा है। मोहन बोला, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी फौरन चाहिए। क्या? ठाकुर के चित्र संग्रह में पॉल स्लोन नाम के एक कलाकार की एक न्यूड शीर्षक पेंटिंग थी। ये देखना है कि वो वहाँ है या नहीं, और कुल पेंटिंग्स 104 है। ये देखना है कि पेंटिंग्स पूरी है या नहीं। ओके, मैं वापस जाता हूँ, तुम किनारे पर ही रहना। हवेली के मुख्य द्वार के ऊपर एक बालकनी है। अगर वहाँ तुम्हें एक सफ़ेद रुमाल लहराता दिखाई दे तो समझ लेना पॉल स्लोन की न्यूड वहाँ मौजूद है, और बाकी सब तस्वीरें भी सही सलामत है। अगर मैंने कोई गड़बड़ी पाई तो मैं वापस किनारे पर आ जाऊँगा। ठीक है। दिनकर उसे वहीं छोड़कर वापस जेटी की ओर बढ़ा। जेटी पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। दिनकर फौरन समझ गया कि वो निश्चय माइकल था। वो संदिग्ध नेत्रों से दिनकर की ओर देख रहा था। दिनकर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो मोटरबोट पर सवार हो गया। तो दोस्तों, ये था काली हवेली नॉवल का पार्ट 6। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।